नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। बच्चों, आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में अब आ रहे हैं और उन सभी ने अभी अपना 12th क्लियर किया है, 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं जिसमें वो पास हो गए हैं। और वो हमसे यही पूछते रहते हैं, सर कि आफ्टर 12th हम कौन कौन से सरकारी नौकरी के फॉर्म्स भरें। तो मैं आज आपको एक बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन आज आपको देने वाला हूं उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी अभी 12th क्लास जो है वो पास करी है। सारी बातें इस वीडियो में देखेंगे कि किस एग्ज़ाम की सबसे ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए हमें आफ्टर 12th, प्लस कौन सी ऐसी वीडियो है, कौन सी ऐसी पोस्ट है जो हमें आगे जाके और हमारा जो रैंक है वो बढ़ाएगी, प्लस जिसमें कम समय में हमारी जल्दी नौकरी लग जाए। इन सारी के ऊपर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। प्लस किस एग्ज़ाम के बारे में मैं बात करने वाला हूं, कौन सा उसको बोर्ड कंडक्ट करवाता है, किस किस एरिया में उसकी नौकरी लगती है, क्या वो सेंट्रल जॉब मानी जाती है, क्या वो स्टेट जॉब मानी जाती है। हम इन सारी बातों में आज आज की वीडियो में ये सारी बातों का जिक्र करने वाले हैं। जैसे आपने देख लिया होगा बच्चों, मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिख दिया है, एसएससी सीएचएसएल 2024, यानी कि मैं अब जो नेक्स्ट अब हमारा पेपर जो होने वाला है जिसकी नोटिफिकेशन आपको जनवरी में मिल जाएगी, जनवरी की शुरुआत में, और उसका एग्ज़ाम आपका मई की लास्ट में या फिर जून के आसपास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू एसएससी कैलेंडर। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे कि विद इन 1 ईयर, यानी कि नेक्स्ट साल, आप नेक्स्ट ईयर हम लोग अगर मैं बात करूं, आप 1 साल के अंदर ब्यूरोक्रेट बन जाओगे अगर आज की मेरी पूरी वीडियो देख लोगे और प्लस सारी बातें आज नोट डाउन कर लोगे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है इस जॉब में। सारी बातों का आज हम लोग यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। ठीक है, चलो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और अब शुरू करते हैं। जरा सर, आपने यहां पर हमारे पास एक वर्ड लिखा था CHSL, ये क्या है? सबसे पहले यही पढ़ेंगे, व्हाट इज CHSL, ये किस टाइप की जॉब होती है, क्या होती है, क्या करना होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्या हमारे पास एज रिलैक्सेशन होता है, कितनी हमारी सैलरी होती है और हम किस किस पोस्ट पे इसके थ्रू लग सकते हैं, प्लस इसके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, सर इसके अंदर इंटरव्यू होता है कि नहीं होता। ये सारी बातें हम लोग आज एक की क्लास में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभी हम बात कर रहे हैं CHSL की, वो किस बोर्ड के अंदर आता है, जिसका नाम होता है भाई SSC। SSC की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि हमारे पास जब कभी भी एसएससी की बात होगी बच्चों, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाना कि जो एसएससी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, उसकी फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना। ये एक सरकारी नौकरी लेने का एक बोर्ड है जो सरकारी नौकरी कंडक्ट करवाता है। जैसे आपने यूपीएससी देखा होगा, रेलवेज देखा होगा, इसमें बहुत सारी नौकरियां आती हैं बच्चों। ठीक है, जिसमें से मैं बात करूं, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास MTS, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ्स की। ये बच्चों आपका आफ्टर 10th होता है, यानी कि ये 12th पास वाले बच्चों के लिए होता है। यानी कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास है तो यू आर एलिजिबल फॉर MTS एग्जामिनेशंस। ठीक है, सबसे पहले ये है। दूसरा अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, CHSL। इसको तो अभी हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे, बस मैं अभी जनरली बता दूं ये किसके लिए होता है भाई, आफ्टर 12th के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं भाई, CGL। ये हमारा कब होता है जी, ये होता है हमारा आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि जब हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं तब इसके लिए यूज होता है। तो मेनली हमारे पास ये 3 ही है, लेकिन अब बच्चों ये 2 एग्जाम और कंडक्ट कराता है जिसको बोलते हैं DP, यानी कि दिल्ली पुलिस, और एक हमारा CPO जिसके अंदर आप सब इंस्पेक्टर इन पुलिस लगते हैं, यानी कि जो हमारी 4200 पे ग्रेड की जॉब्स होती हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो आज की क्लास हमारी मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा एक एक करके, ठीक है ना। बट आज की जो वीडियो होगी वो हमारी किसके लिए बेस्ड होगी भाई, CHSL के लिए, कि सर CHSL का क्या तरीका है, CHSL में हमारे क्या करना चाहिए, हमारी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सारी बातें हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग किसकी,
CHSL की, ये CHSL है क्या? सबसे पहले इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आप सभी को पता होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं क्या? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, क्या होता है भाई इसकी फुल फॉर्म? कंबाइंड हायर, यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और ये हमारे पास जो CHSL है ये हम उन सभी पदों के लिए यूज होता है जो मैं भी आपके सामने उनके नाम भी रखने वाला हूं कि इसमें पोस्ट क्या क्या होती है, ये किस किस टाइप की पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां से जब जब स्टार बनाऊंगा बच्चों, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव बात है, सारी की सारी एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले सर इसके अंदर पोस्ट क्या क्या होती है, जरा हमें पहले पोस्ट बताओ कि हम किस किस पोस्ट में इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला हमारा जो इसके अंदर शुरू होगा, जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में आता है, यानी कि पहली जॉब है जिसको हम लोग बोलते हैं डाटा ऑपरेटर क्लर्क। ठीक है, पहली हमारे इसके अंदर जॉब होती है डाटा ऑपरेटर क्लर्क। ठीक है, तो DOE जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे पास डाटा ऑपरेटर की हमारे पास सिंपल ये हमारी पहली जॉब होती है इसके अंदर, जिसमें हम लोग इसको DOE अगर मैं बताता हूं तो इसको बोलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल देते हैं, वो एक ही बात होती है, एंट्री करके भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं इसको ब्रैकेट में बोल दूं तो इसको डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बोला जाता है, एक ही बात है इसमें। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। इसका जो पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, यानी कि B पॉइंट में अगर मैं बताऊं तो इसमें आपकी जॉब लगती है लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LDC। वैसे पहले इसका नाम बच्चों LDC से ही ज़्यादा जाना जाता था, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो होते थे वो इसी पोस्ट के लिए जॉब करा करते, मतलब इसी पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंट बच्चे होते थे, सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स होते थे, और बच्चों की आज भी ये एक ड्रीम जॉब मानी जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? लोअर डिविजनल क्लर्क, जो आफ्टर 12th के बाद होती है। अभी बताएंगे इसकी सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास इसमें एक दो पोस्ट और होती है टोटल हमारे पास, जैसे अगर मैं बात करूं, एक होती है इसके अंदर जूनियर सेक्रेटेरिएट क्लर्क। ठीक है, एक इसके अंदर और होती है जॉब जिसको बोलते हैं पोस्टल क्लर्क में चला जाता है ये भी, और एक होती है हमारे पास जिसको बोलते हैं शॉर्टिंग क्लर्क। क्या बोलते हैं भाई? शॉर्टिंग क्लर्क बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारे असिस्टेंट से में ही डिनोट करे जाते हैं। ठीक है, असिस्टेंट से भी डिनोट करे जाते हैं, जिसको JS से भी आपने सुना होगा, इस के प्लेस पर हम लोग असिस्टेंट भी यूज करते हैं, असिस्टेंट। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सेम पोस्टल असिस्टेंट होता है, चाहो तो आप यहाँ पे असिस्टेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, और शॉर्टिंग असिस्टेंट भी होता है। अब कहने का मतलब ये हमारे पास 5 पोस्ट बच्चों के अंदर डिक्लेयर होती है, हमारे पास ये 5 पोस्ट यहां पर दी जाती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास DOE की पोस्ट होती है, LDC की पोस्ट होती है, GSA की पोस्ट होती है, PA की पोस्ट होती है, और SA की पोस्ट होती है। ठीक है, अगर मैं इसको एक यहां पर सारे इकट्ठे करके लिख दूं तो ये हमारे पास यही है, DEO है। ठीक है, उसके बाद LDC है, उसके बाद JSA है, उसके बाद हमारे पास PA है, उसके बाद हमारे पास SA है। ठीक है, ये 5 तरीके की हमारी इसके अंदर बच्चों क्या होती है? पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, अब इन 5 पोस्ट के लिए सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि हमारे पास इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन यानी कि क्वालिफाइंग क्या होता है? क्वालिफिकेशन हमारी इसके अंदर क्या होती है? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, तो बच्चों इसमें मात्र क्वालिफिकेशन यही है कि आपके जो है 12th पास होनी चाहिए विद एनी स्ट्रीम, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होने चाहिए, चाहे आपने आर्ट्स से पढ़ रखा हो,
चाहे आपने कॉमर्स से पढ़ रखा हो, चाहे आपने साइंस स्ट्रीम से पढ़ रखा हो, यानी कि मात्र आपकी 12वीं पास ही होनी चाहिए इस पोस्ट को भरने के लिए या इस एग्जाम को देने के लिए। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई बच्चों? तो हमारा पॉइंट नंबर 2 यहां पर क्या बोलता है कि क्वालिफिकेशन में हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 12वीं होनी चाहिए, कोई आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं होनी चाहिए, कोई आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आपकी जो 12th है वो पास होनी चाहिए। और जिसकी 12वीं भी पास नहीं है वो तो फिर भैया MTS के ले जाए, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 में हमने ये देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, ठीक है, अगला पॉइंट बोलता है हमारे पास कि इसके अंदर सर एज लिमिट क्या होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास एज लिमिट क्या है कि किस किस वर्ष के बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहां पर आपकी उम्र इसके लिए मिनिमम जो है वो 18 साल और जो मैक्सिमम है वो क्या है 27 साल। और बच्चों मैं आपको एक वैसी ही बात बता देता हूं जो आपको वैसे याद ही रखनी है कि आप ऑलमोस्ट एग्जाम की बात कर लो, ठीक है, जिस भी गवर्नमेंट जॉब की बात कर लो उसमें ऑलमोस्ट एग्जाम्स में जो क्राइटेरिया होता है एज लिमिट का वो यही होता है 18 से 27 वर्ष की आयु के बच्चे आप जो है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ठीक है। बट आपने देखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत जगह पे एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है जो कि स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है और बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। तो बच्चों इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारा रिलैक्सेशन के लिए है, ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए है। अब बहुत सारे बच्चों को ये रिलैक्सेशन नहीं पता होता, तो आप एक बार जरा ध्यान से सुनेंगे एक बार रिलैक्सेशन की क्या बातें चल रही है। सर रिलैक्सेशन यहां पर एज का किन किन को मिलता है ना? तो देखो आप ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलता है ओबीसी को, ठीक है ना। क्या मिलता है भाई? ओबीसी को। ओबीसी को बच्चों रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलता है 3 इयर्स का। यानी कि अगर किसी बच्चे की उम्र 27 साल है और उसके पास ओबीसी का क्राइटेरिया, ओबीसी का उनके पास सर्टिफिकेट है, तो आप 3 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि वो 30 साल की उम्र तक इस नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। और बच्चों ये जो 27 साल होता है इसमें नो रिलैक्सेशन, यानी कि जिनको हम लोग जनरल कैटेगरी बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, वो जनरल की एज जो है वो 27 होगी। अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तब आपको 3 साल का इसके अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद अगर मैं एससी और एसटी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, यानी कि जो भाई हमारे एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिलैक्सेशन दिया गया है लोगों को वो ओबीसी में 3 साल का और एससी और एसटी के लिए 5 साल का। इसके अलावा भी कुछ रिलैक्सेशन होते हैं जिसको बोलते हैं पीडब्ल्यूडी, रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड, ठीक है। इसके लिए बच्चों आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है, 10 इयर्स का, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी, ओबीसी का भी सर्टिफिकेट होता है, इसमें आपको 13 साल का। और अगर मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी, एससी और एसटी का, तो इसमें जो रिलैक्सेशन है वो है आपके पास 15 साल का, ठीक है। और इनके अलावा एक रिलैक्सेशन और मिलता है, वो होते हैं एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, ठीक है। जो एक्स सर्विसमैन है उनको आफ्टर रिटायरमेंट 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है। यानी कि जब उनकी नौकरी 17-18 साल की हो जाए उसके बाद उनको 3 साल का यहां पर रिलैक्सेशन है। तो आई होप आपको ये चीजें पता चल गई होंगी कि जनरल कैटेगरी वाले को 27 साल की एज लिमिट है। अगर उनके पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं
जो ओबीसी से रिलेट करता है तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी से अगर वो बिलोंग करते हैं तो 5 साल का मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी रिजर्व्ड और ओबीसी और एसटी वालों के लिए भी मैंने बता दिया 10 साल, 13 साल और 15 साल का प्रावधान है। बाकी हर एग्जाम के पहले आपने देखा होगा एक नोटिफिकेशन जारी होता है, उस नोटिफिकेशन में बहुत बार चीजें जो होती हैं उलटफेर हो जाती है, मतलब कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कर देती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो वहां पर आपको ये चीजें कभी कभी चेंज भी होके भी मिल सकता है, कुछ एक आधे साल ऊपर नीचे। बाकी जनरली ये जो आप दो चीजें देख रहे हैं यहाँ पर, जिसको बोल रहे हैं हम लोग ओबीसी 3 साल और एससी एसटी 5 साल, ये ऑलमोस्ट एग्जाम में बच्चों सेम होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आ जाएगी तो नया ऐड हो जाएगा, नहीं। हाँ, बाकियों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बच्चों हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहां पर क्वालिफिकेशन की बात कर ली, एज लिमिट की बात कर ली। उसके बाद एक बहुत जरूरी बात यहां पर करते हैं कि जो ये हमारी जॉब है वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का काम हमें करना होगा, या फिर हमारे पास ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हमें इसके अंदर काम करना होगा। आपको पता होगा बच्चों कि बहुत सारे ऐसी जगह, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे DSSB के आप एग्जाम्स देखते होंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चले जाते हैं। यूपी पुलिस का एग्जाम देखते होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं। हरियाणा पुलिस का जो होता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट में जाता है। लेकिन जैसे, और एक भी ना, बहुत सारे बच्चों को DDA में भी कंफ्यूजन होता है भाई। तो DDA में ध्यान रखना, कुछ पोस्ट जो होती है वो सेंट्रल के लिए होती है और कुछ जो होती है वो स्टेट के लिए होती है, ठीक है ना, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो होता है वो हमारा किसका बोर्ड कहलाता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी ये जॉब होती है। इट मींस इसकी जो नौकरी है वो जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी दिल्ली में नौकरी लगे, अदर स्टेट में भी आपकी इसकी नौकरी लग सकती है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। और आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो दिल्ली पुलिस है यानी कि DP है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है या फिर वो हमारी क्या नाम है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के लिए। सर इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सर एग्जाम पैटर्न। इसका एग्जाम पैटर्न बड़ा सर टिपिकल है, हमें समझ नहीं आता कि इसके एग्जाम में क्या क्या आता है, क्या क्या बोलता है, क्या क्या सारी चीजें आती है। एक बार AC ऑन कर दो, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न इसमें क्या क्या होगा बच्चों, एक बार इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से बताऊंगा किसके लिए क्या जरूरत होती है ताकि आपको इसके अंदर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें बच्चों होता है प्री और मेंस, ठीक है। क्या होता है? प्री, और फिर उसके बाद क्या होता है? मेंस। मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि एक ही पे दोनों समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। एक होता है प्री प्रीलिम्स और एक होता है हमारे पास मेंस। जैसे आपने UPSC वगैरह में बहुत बार सुना होगा, ठीक है, जिसको हम आज तक बोलते आ रहे हैं Tier 1 और इसको बोलते आ रहे हैं क्या? Tier 2, है ना। बस अब चेंजेस बहुत सारे हो गए हैं बच्चों, ठीक है। पहले Tier 1, Tier 2, Tier 3 भी होता था SSC के अंदर, बट अब ऐसा नहीं है, Tier 2 तक यहाँ पर काम चल जाएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट Tier 1 ओनली। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Tier 1 की बात करेंगे कि Tier 1 में ऐसा क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। अच्छे से देखना जरा, मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं भाई Tier 1 में? सबसे पहला आता है मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स। दूसरा आपके पास आता है क्या भाई? इंग्लिश। तीसरा होता है हमारे पास GS जनरल स्टडीज, जिसको GK भी बोलेंगे। और फोर्थ आता है हमारे पास क्या? रीजनिंग, ठीक है। तो बच्चों मेनली अगर मैं बात करूं ना किसी भी सरकारी नौकरी की, तो किसी भी सरकारी नौकरी में ना ये चार ही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है और GS होता है। और कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश नहीं आती, जैसे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में इंग्लिश नहीं आती, रेलवेज के एग्जाम्स में इंग्लिश नहीं आती। लेकिन जो मैथ्स, रीजनिंग और GS है ये तो आपको हर एग्जाम में मिलेगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि जो Tier 1 है वो आपके पास
ये 4 सब्जेक्ट से वो फॉलो करेगा। दूसरी बात जरा अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बात ये करते हैं कि सर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ये तो सब्जेक्ट्स है, इसके टॉपिक्स क्या होंगे वो तो बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो मैथ्स है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे बच्चों, 25, ठीक है। इंग्लिश है वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 25। जीएस है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 25। और रीजनिंग है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 25, ठीक है। और 25 क्वेश्चन होंगे, बट आएगा कितने मार्क्स में से बच्चों, 50 मार्क्स में से। यानी कि जो एक हमारे पास एक क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। इट मींस टीयर 1 जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। टीयर 1 कितने मार्क्स का होता है भाई, 200 मार्क्स का। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैं अगर बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास टोटल कितने होते हैं सर, तो वो होते हैं 100। यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का वो यहां पर बनने वाला है। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं जैसे इसकी कट ऑफ की 1%, आपको इसमें एक छोटी बात ऐड करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वो बात ये है बच्चों कि मान के चलते हैं कि किसी बच्चे के इसमें 200 में से 120 नंबर आ गए, ठीक है, और जो कट ऑफ है वो 115 नंबर पे चली गई, यानी कि 5 नंबर से बच्चे का प्री क्वालिफाई हो गया ना। और किसी भी दूसरा कोई एक बच्चा है, आपका कोई मित्र है, उसके जो नंबर हैं वो मान के चलते हैं 150 आ गए 200 में से। यानी कि आप नोटिस करो, दूसरे बच्चे ने 35 नंबर के आसपास की लीड ले ली और एक बच्चे ने 5 नंबर की लीड ले ली, तो दोनों फिर भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि ये जो प्री होता है बच्चों ये पूरा का पूरा क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है, पूरा का पूरा क्वालिफाइंग होता है। यानी कि इसके मार्क्स आपके जो लास्ट में जो लिस्ट लगेगी उसके अंदर एड ऑन नहीं होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। यानी कि सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है, जितनी कट ऑफ लगेगी बस उसको क्लियर कर दो। अब चाहे उससे आपका 2 नंबर से क्लियर हो जाए, चाहे 20 नंबर से क्लियर हो जाए, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि टीयर 1 जो होता है वो क्वालिफाई होता है। ठीक है जी, समझ में आया होगा सभी को। चलो अब जरा इसका हम लोग टीयर 2 की बात करते हैं। टीयर 2 क्या बोलता है, ये टीयर 2 ही बच्चों बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है। टीयर 2 जरा देखते हैं। जैसे आपने प्री क्वालिफाई करा बच्चों, तो आपको पास जब आप चेक करोगे कि हाँ जी हमारा टीयर 1 क्लियर हो गया, और टीयर 1 और टीयर 2 में आपके पास आराम से 2-2.5 महीने का टाइम होता है बच्चों। और जिसने प्री क्वालिफाई करा है इसका मतलब वो पढ़ता है पहले से, यूं नहीं कि उसने कुछ भी नहीं किया और उसने प्री क्वालिफाई कर दिया, ऐसा नहीं होता। शुरू से बच्चा तैयारी कर रहा होता है, बहुत सारे बच्चे तो पूरे साल साल तैयारी करते रहते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि टीयर 2 में कुछ चीजें ज्यादा ऐड हो जाती हैं, वो हम एक एक करके जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें सर सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, तो देखो मैथ्स तो आएगा ही आएगा, उसके बाद रीजनिंग, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग सॉरी जीएस जनरल स्टडीज, और इसमें एक और ऐड हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर। क्या ऐड हो गया बच्चों, कंप्यूटर। ये एक नया सब्जेक्ट इसमें मेंस में ऐड हो गया, विच इज कॉल्ड कंप्यूटर। इसकी वेटेज बढ़ा दी बच्चों, ठीक है। जरा ध्यान से देखते हैं कि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, और 20 क्वेश्चन आएगा आपके पास किसके, जीएस के, और 15 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे किसके, आपके कंप्यूटर के। और बच्चों ये जो हमारे पास टीयर 2 होता है ये 2 मॉड्यूल्स में होता है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। क्या होता है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। जो ये मॉड्यूल 1 होता है ये 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, टीयर 2 जो होता है वो 2 मॉड्यूल में डिवाइड होता है। अभी हम लोग मॉड्यूल 1 की बात कर रहे हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर हम लोग मॉड्यूल 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। मॉड्यूल 1 जो होता है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक जिसका नाम होता है सेशन 1
और एक जिसका नाम होता है सेशन 2, ठीक है, जो हमारे सेक्शन को डिनोट करता है। आप जरा अब इसमें एक बात देखना सभी बच्चे जरा ध्यान से, ठीक है। अब ये 30 चलो हमारे पास क्वेश्चंस है, तो क्या सर हमारे ये भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा? नहीं बच्चों, यहां पर जो मेंस होता है वो इंटू 3 होता है, यानी कि एक क्वेश्चन इस बार कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का आएगा, यानी कि बढ़ गया ना यहां पर वेटेज, यानी कि 3 मार्क्स का आएगा। तो ये कितने का हो गया? 90। ये कितने का हो गया? 90। तो यहां पर जो एग्जाम होगा वो मैथ और रीजनिंग का इकट्ठा एक सेक्शन में डाल रखा होगा आपके पास, यानी कि मैथ और रीजनिंग एक सेक्शन में डाल रखा होगा। दोनों को मिला लेंगे तो कितने बन जाएंगे भाई? 180। कितने मिल जाएंगे भाई? 180 मार्क्स। फिर से आप नोटिस करो, मैं इसको 3 करूंगा, ये दोनों जो होंगे वो आपको इकट्ठे सेक्शन में मिलेंगे, यानी कि इसमें भी 60 हो गया हमारे पास, तो ये भी हमारे पास कितने मार्क्स का हो गया? 180 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि 40 का ये है और 20 का ये है। और ये जो हो गया आपके पास अकेले, ये अगर मैं बात करूंगा इंटू 3 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 45 मार्क्स। यानी कि आप नोटिस करिए हमारे पास ये इतने नंबर का हमारे पास क्या होगा भाई? मेंस का पेपर होगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास? मॉड्यूल 1 का पार्ट है, और ये जो है ये सेक्शन 1 है, ये जो है ये सेक्शन 2 है, ठीक है ना। ये सेक्शन भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके पास इकट्ठे आएंगे, ये आपके पास इकट्ठे आएंगे, ठीक है। अब एक बार ना बच्चों, मैंने ना प्री में एक छोटी सी बात ऐड नहीं करवाई, एक बार वो सभी बच्चे ऐड कर लेंगे कि सर ये जो 100 क्वेश्चन है, इसको 100 क्वेश्चन को करने के लिए कोई टाइम भी तो होता होगा। बिल्कुल बच्चों, इसको करने के लिए आपके पास 60 मिनट्स का टाइम होता है, यानी कि 1 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड वगैरह कहलाते हैं, चिल्ड्रन कहलाते हैं, उनको 80 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है, यानी कि उसको 20 मिनट, उनको जो 20 मिनट है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं। समझ में आई बात? और सर जो ये मेंस होता है, इसमें जो 180 मिनट आप यानी कि मैथ्स और रीजनिंग जो देख रहे हो, इसमें आपको बताते हैं सारी बातें अलग अलग से कि मैथ्स और रीजनिंग जब आपके पास कंप्यूटर में ओपन होगा ऑनलाइन मोड पे, क्योंकि आपको पता है पेपर सारे के सारे ऑनलाइन मोड होते हैं बच्चों अब, ठीक है। इसको करने के लिए आपको पूरा 1 आवर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंग्लिश और जीएस करने के लिए इसका भी आपको पूरा 1 आवर मिलेगा, ठीक है। और कंप्यूटर करने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। कंप्यूटर करने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, यानी कि तीनों को अलग अलग का टाइम आपको मिल गया, ठीक है। तो जब ये सेक्शन 1 ओपन होगा तो 180 नंबर का होगा, जिसको करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 60, यानी कि आप नोटिस करिए 60 क्वेश्चंस 60 मिनट्स, 60 क्वेश्चंस 60 मिनट्स, 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। और बच्चों जो टियर 2 होगा, उसी दिन आप लोगों का पॉइंट नंबर 3 जो मैं आपको बता रहा था, मॉड्यूल 2, यानी कि मैं जो मॉड्यूल 2 बता रहा था वो यही है, ठीक है। मॉड्यूल 1 में तो वो सारी बातें होंगी, मॉड्यूल 2 जो है उसमें होता है बच्चों, एक तो स्किल टेस्ट होता है और एक होता है टाइपिंग। क्या होता है? एक होता है स्किल टेस्ट और एक होता है टाइपिंग। ये उसी दिन होता है बच्चों, बस इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उसी दिन, 1 घंटे बाद हो जाता है, 2 घंटे बाद हो जाता है, मतलब मेंस के दिन जिस दिन आप टियर 2 दोगे उसी दिन आपका ये पॉइंट आएगा। अब जो हमारे पास स्किल टेस्ट होता है वो हर बच्चे का नहीं होता, ये उन्हीं के लिए होता है जिन्होंने DEO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरा हुआ है, ये सिर्फ उन्हीं का होगा। और जो बाकी बच गए, जिसको मैंने बताया था आपको, JSA होता है, PO होता है, SA होता है, उसके बाद LDC होता है, इन सब के लिए बच्चों होगा टाइमिंग। और टाइपिंग करने के लिए आपको मिलेंगे 10 मिनट, ठीक है। और इसको करने के लिए ये जो होगा आपका स्किल टेस्ट, इसको आपको मिलेंगे कितने? 15 मिनट्स, ठीक है।
तो स्किल टेस्ट के लिए 15 मिनट, टाइपिंग के लिए आपको 10 मिनट। टाइपिंग में वही आपका लेटर, एप्लीकेशन वगैरह ये सारी चीजें पूछी जाएगी। ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। और ये आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता अगर आपने थोड़ी बहुत टाइपिंग वगैरह कर रखी है। स्पीड वगैरह सारी मैं आपको इसमें बता दूंगा आगे क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा मॉड्यूल 2 और यहां पर आपका मेंस का पेपर आज के दिन हो जाएगा खत्म। अब जब आपकी ये लिस्ट लगेगी तो उसमें आपको फिर लास्ट पॉइंट में, यानी कि जब आपकी नौकरी लगेगी तब आपको वहां पर बात करेंगे किसकी भाई, सैलरी की, कि जी इसके अंदर हमारी सैलरी क्या होगी। अगर मैं बात करूं तो देखो सैलरी बच्चों, वैसे तो अगर मैं बात करूं यहां पर जो बेसिक पे मिलेगा वो होता है 24,500, बट ये बेसिक होता है, ठीक है। और अगर मैं ग्रॉस की बात करूं तो ग्रॉस जाएगा आपका वही 42,500 के आसपास, ये आपका ग्रॉस होगा, ठीक है। और इन हैंड अगर मैं बात करूं तो आपकी वही 38,000 आसपास, अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं, ये फिक्स नहीं बता रहा, क्योंकि डीए वगैरह जो होगा वो अलग जगह से अलग के हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो 38,500 आपकी इन हैंड सैलरी होगी। और ये हमारा ग्रुप सी की नौकरी कहलाएंगी सारी। किसकी कहलाएंगे, ग्रुप सी की। और इसमें जो जीए होता है वो हमारा 2400 पे ग्रेड होता है। क्या होता है भाई, जो पे ग्रेड होता है इसके अंदर वो कितना होता है, 2400 होता है, ठीक है। तो आई होप एक आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो आज की क्लास में मिली होगी। आपको कुछ भी पॉइंट यहां पर रह नहीं गया होगा, मैंने सारी बातें बता दी। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, एज लिमिट क्या होती है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या क्या आपके पास क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, और प्लस आपके इसके अंदर सैलरी क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, हमने आज की क्लास में देखा। अब बच्चों आपको अगर ये जानना है कि मैथ्स में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आता है, कंप्यूटर में क्या आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब बच्चों को जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनको ये पता ही होता है कि इंग्लिश में हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, मैथ्स में हमारे टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, जीएस में क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने जो मेन बातें हैं, जो आज के टाइम पे 12वीं कक्षा को पास करके जो बच्चा आया है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से 7 से 8 महीने पढ़ लें तो आप ये नौकरी आराम से ले लें, क्योंकि इसके अंदर कट ऑफ भी जाती है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि देखो पहले क्या होता था बच्चों, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी होती थी और हम अपने ड्रीम जॉब की तरफ भी आगे बढ़ते थे, बट आज के टाइम ऐसा नहीं होता। आज के टाइम पे हमें कोई सा भी पोस्ट मिल जाए, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए आज के टाइम पे, हम इसकी बात ज्यादा करते हैं। और जो कि मेरा मानना है कि आप पहले एक कोई सी भी जॉब लेकर अपने आप को सेटल कर लो और फिर उसके बाद आप आगे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करो। हमने भी पहले पेपर एक छोटा क्लियर किया, उसके बाद हमने आगे, जब हमें लगा कि हाँ नहीं अब कुछ आगे करना चाहिए, तो उसके बाद आगे आगे बढ़ने लग गए। तो इसीलिए पहले आप ये कर लो और इसके चक्कर में मत फंसो कि डायरेक्ट जाते सीजीएल ही निकाल देंगे। मैं तो चाहता ही हूं आपका सीजीएल ही निकले, डायरेक्ट आप इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, यूडीसी बनो अपनी लाइफ में। बट एक छोटी नौकरी, क्योंकि एलडीसी आज के टाइम पे, सीएचएसएल कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं बची बच्चों, ठीक है, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है और जल्दी जल्दी काम करने लग गई है। नहीं मतलब आप सोच के देखो, एसएससी आज के टाइम पे कितना बढ़िया बोर्ड हो गया है कि 8 से 9 महीने में लास्ट हो जाएगा, तो 1 साल के अंदर आपको नौकरी आपके हाथ में थमा देता है। तो कमी जो होगी वो फिर सिर्फ आप में होगी। अब आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई ऐसा है, ठीक है ना। तो मैंने आज की क्लास में आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी है, ठीक है। मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। चलिए।